हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ मटेरियल्स लेते हैं जो काफ़ी सार टेस्ट के होते हैं, काफ़ी खट्टे होते हैं। इन एक्सप्रेशन से क्लियर होता है कि ये मटेरियल हमारे लिए बहुत खट्टा था, जैसे कि लेमन। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जिनका सार टेस्ट होता है, इन मटेरियल्स को ही हम एसिड्स कहते हैं। ये मटेरियल हमारे लिए एसिड्स कहलाते हैं और इनका टेस्ट बहुत सार होता है, जैसे लेमन, विनेगर, टर्मरिंड यानी इमली और टमाटो, ये सारे के सारे एसिडिक हैं। लेमन में सिट्रिक एसिड होती है, विनेगर में एसिटिक एसिड होती है, टर्मरिंड में टार्टरिक एसिड होती है और टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होती है। हमें इन सारे एसिड्स को लर्न नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि जिनका भी टेस्ट सार होता है, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, वो सारी मटेरियल्स हमारे लिए एसिडिक नेचर की होती हैं, जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं, जैसे कि करेला, बिटर गार्ड, एलोवेरा। ये जो मटेरियल्स जिनका बिटर टेस्ट होता है उनको हम बेसिस कहते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसिड्स और बेसिस कैसे होते हैं, बेसिकली होते क्या हैं एसिड्स एंड बेसिस। तो हमें थोड़ा सा एसिड और बेसिस के बारे में जानना होगा, एसिड्स और बेसिस के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स, इनमें H आयन कॉमन होता है। ये H आयन रिलीज कर सकते हैं, इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमें 3 एसिड्स याद रखने हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। ये 3 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। बेसिस में OH माइनस दिखता है, OH माइनस, जैसे कि NaOH, KOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास भी OH है, जैसे कि अगर हमारा है CaOH होल ट्वाइस, तो ये जो CaOH होल ट्वाइस है, ये एक तरीके का वीक बेस होगा। ये क्या होगा? ये वीक बेस होगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे NaOH और KOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, बाकी CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे वीक बेसिस होते हैं। हमें ज़्यादातर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिस से ही करने हैं। ये 3 हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक वीक एसिड भी हम याद रख सकते हैं, CH3COOH। अभी धीरे धीरे हम समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। ये एक तरीके की वीक एसिड है। ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स, ये सार टेस्ट के होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? ये सार टेस्ट के हैं। इनका टेस्ट होता है सार टेस्ट, यानी कि ये खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन वगैरह। देखो भाई, जो हमारे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको तो हम ले नहीं सकते, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी वीक एसिड्स होती है, इसका कॉमन नेम है विनेगर। तो अगर हम इन वीक एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं और इनका टेस्ट हम करके देखेंगे तो इनका सार टेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का भी सार टेस्ट होता है, लेकिन इनको टेस्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है ना। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं, एसिड, उनका सार टेस्ट होता है, जबकि बेसिस होते हैं बी से बेस, बी से बिटर। बेसिस का टेस्ट होता है बिटर, ये कड़वे होते हैं। बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस कड़वे टेस्ट के होते हैं। याद रखना, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं, ये करोसिव टू टच हैं। करोसिव टू टच मतलब, सुनते हैं हम लोग एसिड गिर दिया, तो करोसिव टू टच मतलब अगर हम इन्हें छुएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हमारी स्किन से, हमारी स्किन को ये करोड कर सकता है, हमारी स्किन को ये खराब कर सकता है एसिड। जबकि बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस होते हैं सोपी टू टच। इनको छूकर ऐसा लगता है जैसे साबुन को छू रहे हो। साबुन भी याद रखना एक बेस है। हमारे जो सोप है,
डिटर्जेंट है। इसके अलावा हमारा और क्या होता है, सोपी शैम्पू है। ये सारे के सारे बेसिक नेचर के ही हैं। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, ये सारे बेसिक नेचर के हैं। ये सारे हमारे बेसिक नेचर के होते हैं और ये छूने में सोपी होते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जबकि एसिड्स कैसे होते हैं, करोसिव टू टच होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल एसिड है या बेस है? हम उसे टच करके नहीं पता लगाएंगे कि भैया ये तो करोसिव है, हाथ पे करोड कर गया, ये एसिड होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ना ही हम टेस्ट करने वाले हैं कि भैया ये जो हमारा है, अगर इसे टेस्ट कर खट्टा आया तो एसिड है और कड़वा आया तो बेस है। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग कुछ मटीरियल्स का यूज़ करेंगे। उन मटीरियल्स का नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स में और बेसिस में डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं और इनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। मतलब ये एसिड में अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे और बेस में अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे कि जो हमें 3 मेन इंडिकेटर्स पढ़ने हैं वो हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये 3 हमारे इंडिकेटर्स हैं। फिनोफ्थलीन, लिटमस का एसिड में और बेस में। लिटमस पेपर्स आते हैं, अगर मैं उन्हें एसिड में डालूंगी तो कलर हो जाएगा रेड, बेस में डालूंगी तो कलर हो जाएगा ब्लू। एसिड में कैसा कलर आएगा, रेड, बेस में कैसा कलर आएगा, ब्लू। एसिड में रेड, बी से बेस, बी से ब्लू। इंडिकेटर्स एसिड में रेड कलर देते हैं, बेस में ब्लू कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो रेड और येलो के मिलने से बनता है ना। ये जो ऑरेंज होता है ये एक सेकेंडरी कलर है। अगर हम रेड और येलो को मिला के देखें तो ऑरेंज ही आएगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिड में रेड कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। तो अगर हमने मिथाइल ऑरेंज डाला किसी में और वो रेड हो गया तो इसका मतलब वो मटेरियल एसिडिक था, और अगर हमने किसी में डाला और वो येलो हो गया इसका मतलब वो मटेरियल बेसिक था। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, कलरलेस ही रहता है, कलरलेस, कोई रंग नहीं। बेस में ये पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक, बेस में ये पिंक हो जाता है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। लिटमस एसिड में रेड, बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है जबकि बेस में ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये 3 मेन इंडिकेटर्स हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनके अलावा कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स तो ऐसे इंडिकेटर्स हैं, ये स्मेल चेंज करके बता देते हैं कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि हमारा होता है अनियन। अनियन के बारे में तो सब जानते हैं, प्याज। ये जो अनियन होता है अगर मैं इसे एसिड में डालूंगी, विनेगर में, इनका स्मेल बढ़ जाएगा, स्मेल बढ़ जाती है। एसिड में स्मेल इंक्रीज कर जाती है और बेस में स्मेल खत्म हो जाती है। अगर साबुन में अनियन डालूंगी, कपड़ों से अनियन की स्मेल आ रही थी, साबुन डाला या डिटर्जेंट डाला, उसकी स्मेल, साबुन या डिटर्जेंट के बेस, ये इससे इसकी स्मेल चली जाती है। जबकि अगर मैं विनेगर में अगर मैं प्याज को डालूंगी तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। और एक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ये जो सारे इंडिकेटर्स थे ना, ये अब तक बस इसको पीएच पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच पेपर। अभी तक जो भी हम इंडिकेटर पढ़ रहे थे वो बस ये बताते थे कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। एसिड में अलग कलर देंगे, बेस में अलग कलर देंगे। लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग कलर देता है, वीक एसिड में अलग कलर देता है, न्यूट्रल में अलग कलर देता है, स्ट्रॉन्ग बेस में अलग कलर देता है और वीक बेस में अलग कलर देता है। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, और ये न्यूट्रल में भी अलग कलर देता है। वाटर हमारा न्यूट्रल
सब्सटेंस है, न्यूट्रल मतलब जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो उसमें भी ये डिफरेंट कलर देगा। तो इसको हम पीएच पेपर कहते हैं। ये एसिड में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बिल्कुल डार्क रेड कलर देगा। जैसे जैसे एसिड वीक होती जाएगी तो इसका कलर रेड है ना, और वीक एसिड हो गई तो ऑरेंज, फिर ऑरेंज रेड है ना, फिर हो जाएगा धीरे धीरे ऑरेंज, फिर धीरे धीरे येलो, और फिर हमारा वाटर मतलब फिर जब बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया, अब एसिडिक नहीं बचा, तो वाटर में ये कलर, न्यूट्रल में ये कलर देता है ग्रीन। फिर बेस में ये देता है ब्लू कलर, वीक बेस है तो ब्लू, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो और डार्क ब्लू, और जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना तो उसके लिए तो ये कौन सा कलर देता है, बिल्कुल डार्क ब्लू यानी कि वॉयलेट कलर देता है ना। तो ये मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अलग कलर देगा, वीक एसिड है तो अलग कलर देगा। तो ये हमें ये भी बताने में हेल्प करता है कि जो हमने कंपाउंड लिया है वो एसिड है, और एसिड है तो कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये भी बताने में वो हेल्प करता है। तो धीरे धीरे हम ये सब डिस्कस करेंगे। चलो, तो हमें बेसिकली ये पता चल गया कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं। अब जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो डिफरेंट कलर्स देती हैं इंडिकेट करने के लिए कि हमें रुकना है, चलना है या जाना है, जो भी है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बता सकते हैं कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है वो दो टाइप के हमारे लिटमस पेपर्स होते हैं, ब्लू कलर वाले और रेड कलर वाले, है ना। तो ये जो हमारे लिटमस पेपर्स होते हैं, याद रखना ये लिटमस जो है ये एक एल्गे से हमें मिलता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये प्लांट से मिलता है, एल्गे प्लांट से मिलता है, लिचेंस से मिलता है। ये इसका सोल्यूशन भी होता है, वो सोल्यूशन तो पर्पल होता है, और जब हम इन्हें पेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो दो होते हैं हमारे लिटमस पेपर्स, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो अभी हमने एक रेड लिटमस पेपर रखा है अपने पास, और इस रेड लिटमस पेपर को हम लोग पहले एसिड में डिप कर रहे हैं, और एक ब्लू लिटमस है जिसे हम एसिड में डिप कर रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमने क्या नोटिस करा कि अगर हमने रेड लिटमस को एसिड में डाला तो उसका कलर रेड ही रहेगा, और ब्लू लिटमस को एसिड में डाला तो उसका कलर रेड हो जाएगा। बेसिकली एसिड में लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। अगर ऑलरेडी रेड था तो रेड रहेगा, और ब्लू था तो ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार हमने ब्लू लिटमस को बेस में डाला, ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो वो ब्लू ही रहेगा। फिर हमने एक रेड लिटमस लिया और उसे बेस में डाला, तो रेड लिटमस जो है वो बेस में ब्लू हो जाता है। लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाता है और एसिड में रेड हो जाता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ब्लू लिटमस एसिड में क्या हो जाता है, रेड। एसिड में बेसिकली लिटमस का कलर रेड और बेस में बेसिकली लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है। तो ये हमारे दो सब्सटेंसेस हैं, एसिड और बेसिस। ये लिटमस हमारा एक इंडिकेटर का काम करता है, ये बताने में हेल्प करता है कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। अगर मेरे सामने एक लिक्विड रखा है, वो लिक्विड मुझे नहीं पता लग पा रहा कि वो एसिड है या बेस है, तो मैं दोनों में लिटमस डाल दूंगी। अगर लिटमस का कलर रेड हो गया तो वो एसिड है, और अगर ब्लू हो गया तो वो बेस है। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस भी इंडिकेटर्स होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक फ्लावर होता है पेट्यूनिया का, या फिर टर्मरिक हल्दी भी क्या है, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। जब हल्दी गिरती है कपड़ों पर और उस पर साबुन आ जाए, गलती से अगर हल्दी पर साबुन आ जाए, साबुन क्या है, बेस ही तो है, तो उसका कलर हो जाता है रेड। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका कलर जो है बेस की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। टर्मरिक, जर्मेनियम और ये बीट रूट, ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रेड कैम्पेज एक्सट्रैक्ट, मतलब ये भी इंडिकेटर्स हैं, एसिड में अलग कलर देते हैं और बेस में अलग कलर देते हैं। जैसे कि अगर हम रेड कैम्पेज एक्सट्रैक्ट की बात करें तो ये एसिड में रेड और बेस में ये कौन से कलर का हो जाता है, बेस में ये ब्लू या फिर ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिड में रेड और बेस में ब्लू टू ग्रीन कलर ये देता है।
ऐसे ही एक फ्लावर है हाइड्रोजेनिया प्लांट का फ्लावर, ये बेस में मतलब एसिड में ब्लू, ये एसिड में ब्लू और बेस में पिंक हो जाता है। इन सब का हमें नहीं याद रखना, टर्मरिक का याद रख सकते हैं। टर्मरिक जो है वो एसिड में, जो हमारी टर्मरिक होती है उसे हमें याद रखना, एसिड में तो वो येलो ही रहती है, लेकिन बेस में वो रेड कलर की हो जाती है। ये हम ट्राई भी कर सकते हैं, अगर हम हल्दी को साबुन या किसी बेस में डालेंगे तो उसका कलर हमें पता है कैसा दिखेगा, उसका कलर रेडिश में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कपड़ों पर भी अगर कभी हल्दी के दाग लगते हैं और उसे हम साबुन से रगड़ रहे होते हैं तो उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमें इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। इनमें से एक है हमारा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन याद रखना एसिड में कौन सा कलर देता है, एसिड में ये कलरलेस रहता है लेकिन बेस में ये पिंक हो जाता है। फिनोफ्थलीन, पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक हो जाता है। देखो हमने फिनोफ्थलीन को एक बार तो एसिड में डाला है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बेस में डाला तो इसका कलर पिंक हो गया, कलरलेस टू पिंक। तो फिनोफ्थलीन हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है जो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का हो जाता है। इसके अलावा एक मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज ये एसिड में, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज वो एसिड में याद रखना रेड कलर देता है और बेस में वो येलो कलर देता है। एसिड में रेड और बेस में येलो कलर देता है। जैसे हमने एक HCl सोल्यूशन लिया, HCl सोल्यूशन अगर हम लिटमस में डाल रहे हैं, लिटमस में डालेंगे एसिड HCl को, अगर हम लिटमस में डाल रहे हैं तो HCl तो एसिड है ना, रेड लिटमस को तो ये रेड ही रखेगा, रेड लिटमस जो है वो रेड ही रहेगा। और जो ब्लू लिटमस है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, HCl एक एसिड है तो ये जो ब्लू लिटमस है ना, ब्लू लिटमस, तो ये जो HCl है हमारा, HCl ये एसिडिक है, ये रेड लिटमस तो रेड ही रखेगा और ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा। फिनोफ्थलीन में कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज हमें पता है एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। H2SO4 की अगर हम बात करें, वो भी एसिड है तो उसका भी कुछ ऐसा सा ही चलेगा। HNO3 भी एक एसिडिक है, उसका भी हम समझ सकते हैं। अगर हम CH3COH की बात करें, वो भी एक वीक एसिड है तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज को, ये मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। NaOH जो होता है हमारा, NaOH ये रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, बेस में ब्लू हो जाता है ना, तो ये NaOH रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ब्लू को ब्लू ही रखेगा, फिनोफ्थलीन को पिंक कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा। ऐसे अगर CaOH होल ट्वाइस की बात करें, ये भी एक बेस है और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को ब्लू ही रखता है, फिनोफ्थलीन को पिंक और ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसे येलो। KOH की बात करें तो वो भी बेसिक है, सिमिलर कंडीशंस में MgOH होल ट्वाइस भी बेसिक है और NH4OH भी हमारा एक बेसिक मटेरियल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे अनियन की स्लाइस है। अनियन एक बार हमने इसे एसिड में डाला है और एक बार बेस में डाला है और हम इसे स्मेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसे एसिड में डालते हैं, बेस में इसकी स्मेल चली जाती है और एसिड में इसकी स्मेल इंक्रीज़ हो जाती है। इस बात का ये मतलब है कि अनियन हमारा एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जो स्मेल चेंज करके ये बता सकता है कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। एसिड में स्मेल बढ़ जाएगी और बेस में स्मेल चली जाएगी और एसिड में स्मेल बढ़ जाएगी। ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज करके बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे अनियन, विनेगर, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस, ये जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है?
ये एक स्पेशल इंडिकेटर है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सबके लिए अलग अलग कलर्स देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है, ये भी बताता है कि मटेरियल स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या फिर वो वीक बेस है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेसिस की हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो जी, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे 3 बेसिक एसिड्स हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, और 2 मेन बेसिस हैं NaOH और KOH। अब हमें इनके धीरे धीरे रिएक्शंस समझने हैं। तो पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इनके रिएक्शंस समझेंगे कि हमारा जो एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हमें याद रखना है, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ज़रूर छोड़ता है। जैसे कि अगर हम एक एसिड ले लेते हैं, Zn मेटल ले लेते हैं और एसिड ले लेते हैं H2SO4, होगा क्या, जो H के अलावा जो भी चीज़ होती है वो मेटल के पास जाती है, तो SO4 Zn के पास जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा। कोई और मेटल ले लेते हैं Mg, कोई और एसिड ले लेते हैं HCl या HNO3। तो अब क्या होगा, H के अलावा जो भी है वो Mg के पास जाएगा और क्या बनाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। अब हमें एक बात डिस्कस भी करनी पड़ेगी, वो बात ये है कि अगर हम कोई और मेटल जैसे कि ले लेते हैं, कौन सा Na ले लेते हैं, इसमें HCl डाल देते हैं, तो H के अलावा जो भी है वो मेटल के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं कि भाई Na प्लस HNO3, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि H के अलावा NO3 है, वो Na के पास जाएगा और क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस H2। लेकिन ऐसा होता नहीं है। HNO3 सिर्फ एक एसिड नहीं है, ये एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 सिर्फ एक एसिड नहीं है, एसिड होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, निकलते हुए हाइड्रोजन को ज़बरदस्ती ऑक्सीजन पकड़ाकर H2O बना देता है और साथ साथ NO2 भी इवॉल्व करता है। हम याद रखेंगे कि ये जो HNO3 है ये सिर्फ एक एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये Mg और Mn के साथ नॉर्मल बिहेव करती है। मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अगर हम बहुत डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो नॉर्मल बिहेवियर होगा, अदरवाइज HNO3 थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है, इसलिए हम कई बार इसे टिपिकल एसिड मानते भी नहीं हैं। ये क्या करती है, बेसिकली अगर हम किसी में भी डाल रहे हैं Ca प्लस HNO3, हमने क्या एक्सपेक्ट करा था कि H के अलावा NO3 है वो Ca के पास जाएगा, तो ये बनाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा ये H2 को ज़बरदस्ती ऑक्सीजन पकड़ाकर H2O और साथ साथ NO2 इवॉल्व कर देती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये वाला ले लेते हैं CH3COOH और इसमें Na डालते हैं, तो H के अलावा ये CH3COO ये Na के पास जाएगा, क्या बनाएगा, CH3COONA, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली H के अलावा जो भी होता है मेटल के पास जाता है और बाकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। HNO3 ऐसा नहीं कर सकती। HNO3 क्या करती है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि HNO3 बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये जो HNO3 है ये हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए क्यों नहीं यूज़ होती, कैसे यूज़ होगी। जब भी हम इसे किसी मेटल में डालेंगे, जैसे कि हमने Zn में डाला, तो ये ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 नहीं बनाएगी, ये H2O प्लस NO2 बनाएगी। जब भी हाइड्रोजन बना ही नहीं रही तो हम इसे नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं एल्यूमिनियम में HNO3 डालूं, ये कहते हैं HNO3 जो है वो एल्यूमिनियम को पैसिव कर देता है। पैसिव क्यों कर देता है, याद रखना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इन पर जब ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो वो एक स्टेबल लेयर होती है जो इसे फर्दर किसी से रिएक्ट करने नहीं देती।
तो अगर हम इसे Al को HNO3 से रिएक्ट कर दें, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H के अलावा NO3 इसके पास जाएगा, AlNO3। Al की वैलेंसी 3 है और H2 बनना चाहिए था, लेकिन H2O प्लस NO2 बनेगा। तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, है ना। वैसे तो नॉर्मली एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस हाइड्रोजन गैस की पॉप साउंड होती है, ये जब जलती है तो पॉप साउंड देती है, लेकिन HNO3 ऐसा नहीं कर पाती। जो हमारी HNO3 होती है, HNO3 वो बेसिकली क्या करती है, फिर वो H2O हाइड्रोजन को ज़बरदस्ती ऑक्सीजन पकड़ाकर वाटर बना देती है और NO2 भी इवॉल्व करती है। अगर हम किसी के कार्बोनेट मतलब याद रखना, अगर हम CaCO3 में कोई एसिड डालें जैसे HCl, क्या होगा फिर, हमें पता है किसी का CO3 CO2 देता है, किसी का CO3 CO2 देता है, किसी का SO3 SO2 देता है। H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा। ये Cl Ca के पास गया, CaCl, Ca की वैलेंसी 2 थी तो CaCl2, CO3 है तो CO2 देगा ही, और साथ ही साथ H2O बनेगा। अगर हम बाइकार्बोनेट भी लेते हैं जैसे CaHCO3 होल ट्वाइस, इसमें कोई और एसिड डालते हैं H2SO4, रिएक्शन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा, तो SO4 Ca के पास गया, CaSO4 बना। किसी का CO3 है, CO2 ज़रूर बनाएगा और साथ साथ H2O। ऐसे ही अगर हम Na2CO3 लेते, Na2CO3 और इस बार HNO3 ले लेते, तो H के अलावा NO3 मेटल के पास जाएगा, NaNO3 बनाएगा, किसी का CO3 CO2 देता है और H2O बनाएगा। अगर हम K2CO3 लेते और HCl लेते, तो H के अलावा Cl K के पास जाएगा, KCl प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है किसी के कार्बोनेट के साथ। CO2 गैस ज़रूर इवॉल्व होती है। CO2 की खास बात यह है कि ये जो CO2 है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर को मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है भाई, लाइम वाटर होता है, लाइम होता है CaO, वाटर होता है H2O, दोनों के मिलने से क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। अब जब CaOH होल ट्वाइस में CO2 पास करेंगे, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी था लाइम वाटर मिल्की। CaOH होल ट्वाइस में CO2 डालेंगे तो CaCO3 बनेगा, यही वो मिल्की सब्सटेंस है। याद रखेंगे, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बहुत देर तक पास करेंगे, अगर बहुत देर तक पास ही करे जा रहे हैं H2O और CO2, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और इसकी मिल्कीनेस गायब हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल्की नहीं होता। अगर हम मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं, मेटल का ऑक्साइड जैसे कि Na2O, Na2O का किसी एसिड से जैसे HCl हो गया, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, H के अलावा जो भी है Na के पास जाएगा, NaCl बनेगा, बाकी यहाँ का H बचा है, यहाँ का O बचा है, दोनों मिलकर H2O बना देंगे। या अगर हम CaO लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, तो H के अलावा SO4 Ca के पास जाएगा, CaSO4 प्लस H2 बनाएगा, H2 और O, H2O बनाएगा। याद रखना, ये जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, इन्हें हम बेसिक मानते हैं। ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये बेस और एसिड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। अगर कोई और बेस भी लेते हैं हम लोग, जैसे NaOH है, NaOH हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है, तो जब बेस और एसिड मिलते हैं तो H के अलावा Cl Na के पास जाएगा, NaCl बनेगा, HOH मिलकर H2O बनेगा।
जब भी एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। H के अलावा जो भी है मेटल के पास गया, H और OH मिल गया, H2O बना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिले तो ये न्यूट्रल बनता है, एसिड बेस ख़त्म कर देती है एक दूसरे को। लेकिन अगर बाय चांस हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें और एक वीक एसिड ले लें तो होगा ये कि H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O। याद रखना इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया था और एक वीक एसिड लिया था, तो ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से हमारा सॉल्ट बनेगा, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा। अगर हम एक वीक बेस ले लें और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, क्या होगा, H के अलावा जो भी है मेटल के पास गया, CaSO4 प्लस H2, मतलब H और OH मिला है तो H2O बन जाएगा। ये जो सॉल्ट है, अगर हम बात करें ये सॉल्ट कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो बेसिकली अगर हमसे कोई कहे कि बताना ज़रा ये जो MgCl2 है ये एसिडिक है बेसिक है, तो हम पानी डाल के देख लेंगे। पानी H2O नहीं, पानी HOH, H2O एक ही बात है। H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा, तो Mg के पास OH गया और H को Cl मिल गया। हमें पता है ये एक वीक बेस से और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, इसलिए ये सॉल्ट एसिडिक होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है। अगर हमें Na2CO3 की बात करनी है, इसमें मैं HOH पानी मिलाऊं, तो होगा ये कि H के अलावा जो भी है वो मेटल के पास जाएगा, NaOH बनेगा। बाकी ये H और CO3 जब मिलेंगे तो H2CO3 बनाएंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक वीक एसिड है। हमें कैसे पता है ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, हमें कैसे पता लगेगा, बस वो तीन ही स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4, HNO3, बाकी सब वीक ही हैं। और NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो ये सॉल्ट बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट। Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है ना, तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड जैसे कि Na2O, K2O, है ना, मेटल के ऑक्साइड। जबकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक, जैसे कि SO2, CO2, NO2, सारे एसिडिक हैं। एसिडिक एसिड वो है जो बेस के साथ रिएक्ट करे, और बेस वो है जो एसिड के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, रिएक्शन करके देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये Na2O है, ये बेसिक है ना, तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा। क्या होगा, H के अलावा जो भी है मेटल के पास गया, Na और Cl मिल गया, NaCl, H और O मिल गया, H2O। या MgO ले लेते हैं, वो भी तो मेटल का ऑक्साइड है, H2SO4 ले लेते हैं। H के अलावा जो भी है मेटल के पास गया, MgSO4 और H2 बन गया, H2O। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कि SO2, CO2 और NO2, SO2, CO2 और NO2, ये जो है ये बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। NaOH, KOH, NaOH, KOH रिएक्शन करके देखते हैं, है ना। एसिड है तो बेस से ही रिएक्ट करेंगे। हमें याद रखना पड़ेगा, किसी का SO2 SO3 देता है तो ये बनाएगा Na2SO3 और साथ साथ H2O। किसी का SO2 SO3 बनाता है, किसका SO3, K का SO3, K2SO3 प्लस H2O। CO3 बनाता है तो Na2CO3 प्लस H2O। CO2 CO3 बनाता है तो K2CO3 H2O। NO2 NO3 बनाता है तो NaNO3 H2O।
ये रिएक्शंस तो ठीक ही थे, है ना, कि भाई जो हमारा मेटल का ऑक्साइड है बेसिक है, बेसिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जबकि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, बेस से रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट कर जाएं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट कर जाते हैं। ये तीन हैं, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, खास बात एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी कर लेते हैं, एसिड से भी कर लेते हैं, बेस से भी कर लेते हैं, एसिड से भी कर लेते हैं, बेस से भी कर लेते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। रिएक्शन कैसे होगा? H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा तो Zn को Cl मिला, ZnCl2 और H2 बनेगा। इसमें H के अलावा NaO है, NaO Zn के पास जाएगा। NaO जब Zn के पास गया, लेकिन जिंक की वैलेंसी तो 2 है ना, तो यहाँ होल ट्वाइस बन जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो यह है Na2O2Zn, थोड़ा अरेंज करेंगे तो Na2ZnO2, तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। इसमें भी जैसे H के अलावा Cl है, H के अलावा Cl Al के पास गया, तो Al के पास Cl गया, Al की वैलेंसी थी 3 और H2 बनेगा। थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करना पड़ेगा। जैसे इसमें भी H के अलावा Cl है, Cl Pb के पास गया, क्या बना? PbCl2 प्लस H2। इसमें H के अलावा NaO है, NaO Pb के पास गया, तो NaO जब Pb के पास गया तो Pb की वैलेंसी थी 2, अरेंज करेंगे, ये होगा Na2O2Pb, Na2PbO2। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हम मेटल्स को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा? Na2PbO2 प्लस H2। इसमें अगर हम देखें तो H के अलावा NaO है, NaO Al के पास जाएगा, ये थोड़ा अलग बिहेव करता है, Al प्लस NaOH। एम्फोटेरिक वो हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने, जैसे H के अलावा NaO Al के पास गया, NaO Al के पास गया है। Al की वैलेंसी 3 होती है। 3 वैलेंसी का मतलब क्या है? ये नहीं कहेगा कि होल थ्राइस, नहीं, ये कहेगा मेरी वैलेंसी 3 है तो मेरे आसपास 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे 1 सोडियम है तो 2 ऑक्सीजन हो, 1 और 2 3, ये ऐसे सेटिस्फाई होता है। थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये बनेगा NaAlO2। क्या बनेगा? NaAlO2 बन जाएगा, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं, H के अलावा NaOAl के पास गया, NaOAl के पास गया था, Al ने का वैलेंसी 3 है, तो भाई 1 Na और 2 O2, तो NaO2 और Al अरेंज करा तो NaAlO2। ये अजीब से जो सॉल्ट्स बन रहे हैं बस 3 के साथ ही बनेंगे, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम प्लम्बाइट। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेसिस दोनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेसिस की समझ लेते हैं। एसिड्स में H प्लस ज़रूर वो छोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें HCl की, तो जो HCl है वो टूट कर H प्लस अलग देगा और Cl माइनस अलग देगा। कोई भी एसिड है तो उसमें कॉमन बात यह है कि वो H प्लस ज़रूर देगा, H प्लस वो ज़रूर देगा। HNO3 को भी अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस अलग, NO3 माइनस अलग, जबकि जो बेसिस होते हैं बेसिस वो OH माइनस ज़रूर देते हैं। एसिड्स H प्लस देते हैं और बेसिस OH माइनस देते हैं। एसिड्स भी 2 तरीके की हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जो ज़्यादा H प्लस दे सके वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और जो कम H प्लस दे सके वो हमारे वीक एसिड्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो एक फंडा है, जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है वो वीक एसिड होता है। जैसे कि HCl, कार्बन नहीं है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। लेकिन CH3COOH, H2CO3
है ना। जिस भी एसिड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो सारे हमारे वीक एसिड्स होंगे और वो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ऑर्गेनिक मतलब नेचर में वो अकर करते हैं, हम उन्हें खाते पीते भी रहते हैं। जैसे नींबू में एसिड होता है, हमारे लेमन में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, वो नेचर में अकर करता है। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो मैंगो, टर्मरिन, नेचुरल चीज़ों में अकर करता है ना। वीक एसिड उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जबकि जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं क्योंकि हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं। एक हमारा ये है कि हम जब एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, याद रखना एसिड हाईली करोसिव होते हैं। एसिड जो होते हैं, एसिड्स वो इतने करोसिव होते हैं कि अगर हम इन्हें हाथ में रखेंगे तो हाथ हमारा जल सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ हम बहुत ध्यान से रिएक्शन करते हैं। ठीक है भाई, तो एसिड में H+ होता है, बेस में OH- होता है, जिसमें जितना ज़्यादा H+ वो उतना स्ट्रॉन्ग, और जिसमें जितना ज़्यादा OH- वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस तो हमने याद कर ही लिए हैं, HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बाकी सारे CH3, COH वगैरह ये क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स में भी हम वीक एसिड्स का यूज़ कर लेते हैं। एसिड्स का सार टेस्ट होता है, लिटमस को ब्लू टू रेड कर देते हैं। ये रहा हमारा लिटमस, ब्लू से रेड हो जाएगा। एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पानी में टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं ना ये, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। पानी में जाने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर पानी में जाएंगे तो आयंस हो जाएंगे ना, H+ और Cl-, और इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवाता है, कोई आयन, कोई चार्ज्ड पार्टिकल, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कई बार हम पानी में एसिड डालते हैं, पानी में नमक डालते हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाए। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, सारे एसिड, सारे बेसिस। कोई पूछे एसिड और बेस में क्या कॉमन है, तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पानी में डालेंगे ना तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट कर पाएंगे, चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो, क्योंकि एसिड H+ देता है और बेस OH- देता है। रिएक्शन देख लेते हैं एसिड का मेटल के साथ। अगर हम किसी भी एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे Zn+, जिंक मेटल को हम H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा, ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो अगर हमने एक बार रिएक्शन एक बार देख लेते हैं होता कैसे है। ये अपना बॉइलिंग ट्यूब है, एक स्टैंड हमने ले लिया है, इसमें सोप सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए। सोप सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जिंक डाल रहे हैं हम लोग, बेसिकली हमने ये करा है कि इसमें हमने जिंक जो था उसमें हमने H2SO4 डाला, तो Zn + H2SO4 क्या बन गया, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस बन गई। उस हाइड्रोजन गैस को हमने कलेक्ट करा है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, और जब हमने उसमें सोप में डाला तो सोप में हाइड्रोजन के ना बबल्स बनने लगेंगे। हमें पता है साबुन में बबल्स बनते हैं, झाग बनती है ना। वो जो बबल्स हैं, बबल्स वो निकलते हुए दिखेंगे, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके सोप में डाल दिया और सोप में बबल्स बनने लगे। एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 ज़रूर देता है। किसी भी मेटल कार्बोनेट में अगर हम एसिड डालेंगे, जैसे कि हमने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि Na2CO3 + HCl क्या देगा भाई, वही H के अलावा Cl, Na के पास जाएगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। तो किसी के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में अगर हम एसिड डालते हैं तो हमारा क्या ज़रूर बनता है, हमारा CO2 गैस ज़रूर बनता है। अगर बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं NaHCO3, इसमें HCl डाला तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, CO2 इवॉल्व हो जाएगा। याद रखना, ये जो CO2 है, CO2 ये लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। CO2 कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, उसमें CO2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3 बनेगा, और CaCO3 ही अपना मिल्की सब्सटेंस है।
इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लेकिन बहुत देर तक पास करते रहोगे H2CO2 को तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और उसकी वजह से इसकी मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। याद रखना, अगर एसिड को बेस से रिएक्ट कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस से मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, जैसे NaOH + HCl। वही H के अलावा Cl Na के पास गया, NaCl + H2O बनेगा। अगर एसिड का मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं तो भी ये सॉल्ट वाटर देगा। जैसे CuO को HCl में डाला तो H के अलावा Cl था, Cu के पास गया, CuCl2 + H2O बन गया। क्योंकि वैसे भी मेटल ऑक्साइड बेसिक ही होते हैं, तो ये एक्चुअली एसिड और बेस का ही रिएक्शन है। मेटल के ऑक्साइड नॉर्मली कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर देंगे। एसिड्स कोरोसिव होते हैं, मतलब बर्न्स कर सकते हैं, स्किन पर लगेंगे तो आग लगा सकते हैं, सीवियर बर्न्स कोरोसिव होते हैं एसिड्स। एसिड का सार टेस्ट है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं मेटल से रिएक्ट करके, कार्बोनेट के साथ CO2 देते हैं, बेस के साथ सॉल्ट वाटर देते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट वाटर देते हैं, करोसिव टू टच होते हैं। सारे एसिड्स में H+ ज़रूर होता है। जब भी एसिड टूटता है, जैसे HCl टूट गया, H+ में अलग, Cl- में अलग, तो ये जो H+ है ना, यही हमारा क्या है, हर एसिड में प्रेजेंट होता है, चाहे HCl हो, H2SO4 या HNO3 हो। अगर हम एसिड डालें या बेस डालें और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो एसिड के केस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और बेस के प्रेजेंस में भी, क्योंकि दोनों ही कुछ ना कुछ दे रहे हैं। एसिड H+ दे रहा है और H+ एक आयन है, आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बेस OH- दे रहा है, OH- भी एक आयन है। आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज, शुगर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एसिडिक या बेसिक नहीं है। ये H+ या OH- नहीं छोड़ सकते। याद रखना, एसिड्स जो हैं, HCl वगैरह हैं, ये सिर्फ एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब ये पानी के साथ होंगे। पानी के बिना नहीं है ये एसिड। पानी के बिना एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि पानी के बिना ये टूट ही नहीं सकते और H+ दे ही नहीं सकते। जब तक ये H+ नहीं देंगे ये एसिडिक नहीं है। जब एसिड को पानी में डालोगे तब वो H+ अलग देगा और Cl- अलग देगा और H+ ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कॉपर क्लोराइड को हमने एक बार H2SO4 में डालकर देखा है। बताओ, सोच के देखो क्या बनेगा? CuCl2 + H2SO4, CuSO4 बनेगा, CuSO4 और HCl बन जाएगा। याद रखना, CuSO4 का कलर ब्लू होता है। CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू। CuCl2 में H2SO4 डाला है तो CuSO4 + HCl बनेगा। CuSO4 का कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो HCl बना है इसे ड्राई लिटमस में डालेंगे कोई कलर चेंज नहीं होगा। कुछ गीलापन तो होना चाहिए, या तो पानी डालो या तो मतलब लिटमस को गीला लो, है ना, या फिर एसिड को गीला लो। अगर HCl गैस है, गैस की फॉर्म में कभी भी गैस है और जो हमारा लिटमस है वो भी ड्राई है, सूखा है, तो बिना पानी के, पानी चाहिए एसिडिक बिहेवियर के लिए या बेसिक बिहेवियर के लिए। ड्राई स्टेट में जब भी हम एसिड बेस का रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एसिड भी लिक्विड की स्टेट में लेते हैं। अगर वो सॉलिड है तो पानी में डालते हैं, स्पेशली उसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं हम, क्योंकि बिना पानी के एसिड नहीं है और बेस नहीं है। एसिड तब एसिड है जब वो पानी के साथ मिलेगा। याद रखना, जो बेसिस पानी से मिल सकते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। NaOH, KOH ये दोनों अल्कलीज हैं। CaOH एक वीक अल्कली है। NH4OH भी एक अल्कली है। ज़्यादातर रिएक्शंस में हम बेसिस में NaOH और KOH ही लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं और पानी में सॉल्युबल भी हैं। जो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे बेसिस, उनका फिर कोई खास काम रह नहीं जाएगा। ये हम समझ सकते हैं। वीक बेसिस का, और वीक बेसिस है तो वो अच्छे से रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं, है ना, और पानी में भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका रिएक्शन इसलिए ज़्यादातर हो नहीं पाता। इसलिए हम ज़्यादातर रिएक्शंस में NaOH और KOH ही यूज़ करते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेसिस ज़्यादा OH दे सकते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। वीक बेसिस जो ज़्यादा OH माइनस नहीं दे सकते, जैसे NH4OH या फिर CaOH होल ट्वाइस या MgOH होल ट्वाइस। बेसिस का बिटर टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट होता है, जैसे कि करेले का कड़वा टेस्ट होता है। सोपी टू टच होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे साबुन जैसे। साबुन में भी तो बेस ही है, साबुन बेस ही तो है। साबुन को कभी टेस्ट करके देखना, वो भी कड़वा होता है। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये जो बेस है ये रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिस मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। कुछ वही एम्फोटेरिक वाले, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, सिर्फ वही हैं एम्फोटेरिक वाले जो बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक है, बेस से नहीं रिएक्ट करता, बेस एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन 3 ही मेटल्स हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, जो एम्फोटेरिक हैं, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। बेसिस जो हैं वो एसिड के साथ सॉल्ट वाटर देते हैं। NaOH में HCl डालोगे या H2SO4 डालोगे, Na2SO4 + H2O बन जाएगा। बेस एसिड के साथ सॉल्ट वाटर दे सकते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में डालेंगे, जैसे लाइम वाटर में CaOH होल ट्वाइस में CO2 डाल रहे हैं, हमें पता है किसी का CO2 उसका CO3 दे देता है, तो क्या बनेगा CaCO3 और H2O। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है pH पेपर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अलग अलग कलर देता है। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का डार्क रेड, फिर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो, हल्का सा ग्रीन, और जब 7 होगा प्रॉपर ग्रीन, फिर क्या होगा ब्लू, है ना, ग्रीनिश ब्लू, और फिर जब बिल्कुल pH 14 हो गया तो डार्क ब्लू ये कलर देगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड होते हैं जिनका pH 7 से कम हो, बेस होता है जिनका pH 7 से ज़्यादा हो, और 7 वाले को न्यूट्रल कहते हैं। 14 नंबर्स हैं हमारे पास, अगर 7 से कम है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एसिड्स हैं। 7 पर न्यूट्रल है और 7 से बड़ा सारा बेस है। जो 7 से छोटा एसिड है, जितना छोटा उतना एसिड, जैसे 0, 1, 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, 4, 5, 6 ये वीक एसिड्स होंगे, 7 न्यूट्रल होगा, 8, 9, 10 ये वीक बेस होंगे, और जो 11, 12, 13, 14 है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। याद रखना, हमारे गैस्ट्रिक जूस जो होता है, हमारे पेट में जो जूसेस होते हैं उसमें HCl निकलता है, तो वो एसिडिक होता है। लेमन जूस भी एसिडिक है। प्योर वाटर में ग्रीन कलर देगा। तो ये सारी बातें हैं। बेसिस में अलग कलर, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस है, लाइट ब्लू कलर दे दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, डार्क ब्लू कलर देगा, वॉयलेट ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये हमारे कुछ हैं मटेरियल। सलाइवा जो होता है, याद रखना, सलाइवा खाना खाने से पहले जो हमारा सलाइवा होता है, याद रखना, सलाइवा भी बेसिक है, वीक बेस। खाना खाने के बाद जो है वो हल्का सा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें माना जाता है एसिड है, और उस एसिड को हटाने के लिए जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट बेसिक होता है, बेस ही एसिड को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए टूथपेस्ट करना ज़रूरी है। अगर टूथपेस्ट नहीं करोगे तो मुँह में एसिड रह जाएगा, और वो एसिड फिर दांतों को स्पॉइल करने लगेगा। ये कुछ मटेरियल हैं, जैसे कि लेमन जूस वीक एसिड है तो ऑरेंज कलर देगा। एरेटेड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो भी हमारे उनमें CO2 होता है ना, CO2 वीक एसिड है। टमाटो जूस एसिडिक है, पानी न्यूट्रल है ना। तो एसिड बेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, pH की इम्पोर्टेंस क्या है, याद रखना। अब आजकल क्या होने लगा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से SO2, CO2, NO2 इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। SO2, CO2, NO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब हम कहते हैं एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन मतलब बारिश में तेज़ाब की बारिश, पानी में क्या आने लगा है, एसिड। कैसे आ गया है एसिड? क्योंकि ये जो H2O, CO2, NO2 है, ध्यान से देखें तो तीनों नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो ये तीनों कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। हमारा जो बॉडी का pH है वो 7 से 7.8 में बेस्ट वर्क करता है, न्यूट्रल रहते हैं हम, है ना।
लेकिन एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। अब बारिश में, पहली बारिश में तो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए क्योंकि एक्चुअली वो एसिड रेन है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब पहली बारिश के बाद कह लेते हैं कि फिर अब ठीक है क्योंकि सारा SO2 CO2 NO2 जो भी सारा पोल्यूशन था वो आ चुका है नीचे, तो अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्योर हो चुका है, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, टूथ डीके की अगर हम बात करें तो दांतों में जब हम खाना खाते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होता है। याद रखना, हमारा जो टूथ है, दांत है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कैल्शियम कार्बोनेट तो एसिड से रिएक्ट कर सकता है ना, तो ये वैसे तो बहुत हार्ड सब्सटेंस है, दांत को कोई तोड़ नहीं सकता। हथौड़ा भी मारोगे ना दांत के ऊपर नहीं टूटेगा, वो बीच से नहीं टूटेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल है हमारी बॉडी का, बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं दांत। लेकिन इन्हें कौन ख़राब कर देता है, इनको डीके करवा देता है कौन? एसिड। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट बेसिक नेचर की होती है। कई बार स्टमक में एसिडिटी फील होती है। हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम बैक्टीरिया मारने का होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन फूड खा लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारे पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जलन करने लगता है। तो उस जलन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर एक वीक बेस खाते हैं, जैसे कि हम बेकिंग सोडा या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो चीज़ें हम खा रहे हैं इनको हम एंटासिड्स भी कहते हैं। ये वीक बेसिस हैं, वीक बेसिस। एसिड रेन की वजह से सॉइल भी कई बार एसिडिक हो जाता है। जब हम सॉइल का pH चेक करते हैं तो एसिड, अब हम इसमें क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, CaO। सोचो CaO क्या है, CaO मेटल ऑक्साइड बेस है। तो बेस डालने के बाद सही हो जाता है ना। जब हमारा सॉइल एसिडिक हो गया तो उसमें बेस डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। कई बार कुछ जानवर भी हैं, जानवरों को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है एसिड या बेसिस से। तो किस तरीके से हम जानवरों से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, जैसे कई बार चींटी काट जाती है, लाल चींटी स्पेशली, तो वो जलन करने लगती है। उससे हम कैसे बच सकते हैं? उससे हम बच सकते हैं अगर हम बेकिंग सोडा लगा लें। बेकिंग सोडा एक वीक बेस है ना, बेकिंग सोडा हम लगा सकते हैं। लेकिन याद रखना, ज़्यादातर जब चींटी या मधुमक्खी काट जाती है तो ये सारे एसिडिक होते हैं और एसिड के लिए हमें बेस रगड़ना पड़ेगा जिससे कि हमें नॉर्मल फील हो सके। लेकिन एक वास्प होती है, वास्प एक स्पेशल कीड़ा है। ये जो कीड़ा होता है ये बेस छोड़ता है। जब ये हमें काटता है तो ये बेस डाल देता है हमारे ब्लड में। अब बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड डालेंगे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम विनेगर डालते हैं, विनेगर से रगड़ सकते हैं हम लोग, है ना। याद रखना, चींटी वगैरह काटे ना, मिथेनॉल मतलब एसिड रिलीज होता है। तो एसिड को हटाने के लिए बेस डालो और बेस को हटाने के लिए एसिड। अब हमें सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, तो जल्दी से सॉल्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला सॉल्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है NaCl। हमें पता है ये समुद्र से मिलता है, सी वाटर से मिल जाता है। तो NaCl हमारा है। NaCl सबसे पहले हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है नमकीन पानी, पानी में नमक डाल दिया। नॉर्मली अगर हम ऐसा रिएक्शन करते हैं, H2O को HOH माना करो अब रिएक्शन में। H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा, तो Na के पास OH आ गया, NaOH बन गया, और H को Cl मिल गया तो HCl बन गया। नॉर्मली तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस भी कर दें, इस ब्राइन का क्या कर दें हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये जो HCl है ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा? H2 में अलग, Cl2 में अलग। बस छोटी सी दिक्कत और है, वो दिक्कत ये है कि 2H तो है ही नहीं ना, HCl टूटा है तो हाफ लगा देंगे, हाफ H2 और हाफ Cl2। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये सब चीज़ें बनती हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। खास बात ये है कि इसमें जो तीनों चीज़ें बनी हैं इनका यूज़ है। ये जो NaOH है ये सोप में यूज़ होता है, क्लेंजिंग एजेंट है। ये क्लेंजिंग एजेंट साफ़ सफाई में यूज़ होता है, बेसिक है ना क्लेंजिंग एजेंट। हाइड्रोजन को हम अमोनिया बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है N2H2 मिलाएंगे तो NH3 बनेगा। अमोनिया जो है उसके फर्टिलाइज़र्स बनते हैं। फिर फर्टिलाइज़र्स पता है ना, पौधों में डालते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये गंदे पानी को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल, उसका पानी कई बार चेंज ना करके उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन उसके वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, उसके जो भी कीड़े वगैरह हैं उनको मार देता है। तो ये जो है ये डिसइंफेक्ट कर सकता है, डिसइंफेक्ट।
और तो और क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम भी आता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब लाइम वाटर तो अब याद हो ही गया है, CaOH होल ट्वाइस, इसमें अगर मैं Cl2 डालूँ तो मेरा बनेगा CaOCl2, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है, ये कपड़ों को ब्लीच करने के काम आ सकता है। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा था ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर अल्कली, क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली दोनों ही बन रहे हैं। अल्कली वही ना बेस, सॉल्युबल बेसिस। इसके अलावा हमें जो एक पढ़ना है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला Na2CO3, एक्चुअली पूरा फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। बनता कैसे है, बनता ऐसे है, और एक है बेकिंग सोडा। पहले बेकिंग सोडा पढ़ना था यार, बेकिंग सोडा पहले पढ़ लेते हैं, फिर वॉशिंग सोडा पर आएंगे, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा वो बेकिंग सोडा को तोड़ने से ही बनता है। जैसे ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 अलग, H2O अलग, CO2 अलग। इसमें जब पानी डाल देंगे, या पानी नहीं भी डाला, कई बार इसे ही कह देते हैं कि यही बेकिंग सोडा है, इसमें जब 10H2 डाल देते हैं तो Na2CO3.10H2O बन गया। इसको ही हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। कहाँ यूज़ होता है, नाम से पता चल रहा है, वॉशिंग कपड़े धोने के काम आता है। एक काम इसका ये है कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकता है। क्या कर सकता है, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना सकता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। हार्ड वाटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। हार्ड वाटर में ना बेसिकली झाग नहीं बनती, जैसे समुद्र का पानी वगैरह, तो झाग ही नहीं बन रही, कपड़े ढंग से धुल नहीं रहे हैं, तो ऐसे पानी को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए काम आता है। इसके अलावा हमें एक बेकिंग सोडा पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा का पूरा प्रोसेस है, बहुत मुश्किल से ये बनता है। इसमें हम 4 चीज़ें डालते हैं, इस प्रोसेस को सोलवे प्रोसेस कहते हैं, सोलवे प्रोसेस। 4 चीज़ें डालते हैं, NH3 डालेंगे, CO2 डालेंगे, बाकी ब्राइन मतलब NaCl और H2O। बनेगा क्या क्या, NaHCO3 बनेगा, बाकी NH4Cl बनेगा। ये बेकिंग सोडा है, इस तरीके से बेकिंग सोडा बनता है। इस बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, ये बहुत काम की चीज़ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घरों में भी यूज़ होता है पकोड़ा बनाने के लिए, उसमें क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए, है ना, या फ्लफ़ी, जो भी कोई फ्लफ़ी केक हो गया या इडली हो गई, उसके लिए हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जैसे केक बनाना है तो केक बनाने के लिए, केक बेक करने के लिए, बेकिंग के काम आता है केक बेक करने के लिए, जैसे NaHCO3 है। इसके साथ साथ हमें एक छोटा सा एसिड भी डालना पड़ेगा। अगर एसिड नहीं डालोगे तो कड़वा आएगा, केक का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, या जो भी चीज़ बना रहे हो कड़वा, वो फ्लफ़ी भी नहीं होगा और कड़वा भी हो जाएगा, तो एसिड डालना पड़ेगा। मैंने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है, हम एक्चुअली एक वीक एसिड डालते हैं। H के अलावा जो भी है मेटल के पास जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो थोड़ा सा नमकीन टेस्ट देता है और पानी तो रिलीज़ करता ही है, साथ साथ CO2, ये जो CO2 है यही केक को फ्लफ़ी बना देता है, सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा, है ना। ब्राउनी, केक, इन सब को बेक करने के लिए ये बेकिंग सोडा यूज़ होता है। अगर हम इसे नहीं डालते तो ये क्या है, बेस है ना, बेस तो बिटर होता है, ये ऐसे ही रह जाता और कड़वा कड़वा टेस्ट देने लगता। कोई पूछ रहा है भैया केक था, केक हार्ड रह गया, कड़वा रह गया और फ्लफ़ी भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम ना एसिड डालना भूल गए। एसिड डालना पड़ता है, इनो डाल दो, लेमन डाल दो, वीक एसिड हम डालते हैं। कई बार हम इमली थोड़ी सी डाल देते हैं, एक एसिड हमें डालना पड़ता है। इसके अलावा हम इसे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं। हमें पता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आग बुझा सकती है, लेकिन CO2 को एज इट इज़ तो रख नहीं सकते। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, इसको एज इट इज़ स्टोर करके नहीं रख सकते। गैस है ना, गैस को कैसे स्टोर कर लोगे, हवा में फैल जाएगी। तो इसलिए हम ना 2 सॉल्यूशंस ले लेते हैं, एक में एसिड लेते हैं, एक में बेस लेते हैं। ये 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में बंद करके रखते हैं। जैसे ही हम उसे दबाते हैं ना, ट्रिगर करते हैं, जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के होते हैं, तो ये दोनों सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और जब सॉल्यूशंस मिलते हैं तो NaCl H2O CO2 बनता है। ये CO2 आग बुझा देता है फिर। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा। कभी कभी एसिडिटी फील होती है, एक वीक बेस है ना,
तो वीक बेस है इसलिए एसिडिटी फील होती है। तो एसिडिटी को हटाने के लिए एंटासिड की तरह काम आता है। एंटासिड, एंटासिड मतलब एंट मतलब हटाना, एंटीबायोटिक, एंटासिड एसिडिटी को हटाने के लिए। एंटासिड वीक बेस होता है, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए ये काम आता है। इसके अलावा जो हमें सॉल्ट पढ़ना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और CuSO4.5H2। पहले ना हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं ये सारे, CuSO4.5H2। इसकी बस छोटी सी खास बात है, ये पानी के बिना जब होता है ना एनहाइड्रस, तो ये वाइट होता है। जब इसे पानी मिल जाता है तो ये CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का हो जाता है। एक खास बात है इसकी। फिर इसे गर्म करोगे, पानी हट जाएगा और फिर से कॉपर सल्फेट बन जाएगा। पानी के साथ ब्लू, पानी के बिना वाइट। ये कॉपर सल्फेट की खास बात है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट गीला गीला होगा, नहीं। ये सॉल्ट, ये जो है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये सॉल्ट को गीला बना देते हैं? नहीं, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये। इसके अलावा जिप्सम और BOP और पढ़ना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इस जिप्सम को हीट करते हैं तो CaSO4 अलग हो जाता है, CaSO4.5H2 अलग हो जाता है। बाकी कितना 3/2H2O और बचा, वो अलग हो जाता है। ये एक पत्थर है, जिप्सम का पत्थर। इससे ये चीज़ जो है ना, ये होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका बहुत यूज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का तरीका क्या है? जिप्सम को गर्म कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत जगह यूज़ होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होते हैं फ्रैक्चर में, POP का बहुत सारा यूज़ है। फ्रैक्चर हो जाता है तो ये जो है ना, ये जब इसे लगाते हैं तब तो ये मतलब लग जाता है और सूखने के बाद ये बहुत हार्ड बन जाता है, जिप्सम बन जाता है दोबारा सूखने के बाद। तो POP को हम यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्स में, या टॉयज़ बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर जब सीमेंट वाइट वॉश वगैरह करना होता है रूफ में, है ना, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का मटेरियल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला CaSO4.5H2O। वैसे तो गीला गीला होता है और सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड मास बन जाता है ना। तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। हमने एसिड बेसिस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन सॉल्ट NaCl। एसिड और बेस के मिलने से बन जाता है सॉल्ट। सॉल्ट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों तरीके के हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो एसिडिक सॉल्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो सॉल्ट भी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। सबसे पहले NaCl की बात कर लेते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस हमने अब पढ़ लिया है। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम ब्राइन क्या होता है? NaCl और H2O, नमकीन पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो NaCl + H2O, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे NaCl + H2O का, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, H2 बनेगा, Cl2 बनेगा। इन तीनों के अपने अपने यूज़ हैं। हाइड्रोजन को फर्टिलाइज़र बनाने के, क्लोरीन को डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए, है ना, और NaOH एक क्लेंजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है। ये जो क्लोरीन बना है इसको ही हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो CaOCl2 बन जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। पकोड़ा या ये सब बनाने के काम आता है, केक बेक करने के काम आता है। बनता है सोलवे प्रोसेस से। 4 चीज़ें मिलाते हैं जिसमें NaCl, H2O, CO2, NH3 बनता है, NH4Cl और NaHCO3। तो इस तरीके से हमारा बेकिंग सोडा बनता है। तो NaHCO3 इसकी खास बात यह है, इसे हीट करते हैं तो Na2CO3, H2 और CO2 अलग हो जाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होगा। बनता कैसे है? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है इसका यूज़ क्या होगा। इसको वॉशिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे।
वॉशिंग, क्लीनिंग, इन पर्पसेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर हार्डनेस हटाने के लिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब हमें समझ में आ गया है, CuSO4.5H2। पानी के साथ ब्लू है, पानी के बिना वाइट है। ये इनमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये याद रखना, इसे गीला नहीं करते, पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। बॉइलिंग ट्यूब था, कॉपर सल्फेट था, गर्म करा, धीरे धीरे वाइट हो गया। क्यों? क्योंकि पानी के बिना ये क्या होता है, वाइट। पानी के साथ ब्लू और पानी के बिना वाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस 373 केल्विन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हीट करके POP बनता है। POP जो है वो एक बहुत यूज़फुल कंपाउंड है। जब ये सूख जाता है तो ये दोबारा जिप्सम बना देता है। इसे हम फ्रैक्चर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर्स में या फिर टॉयज़ बनाने के लिए काम आता है, या फिर रॉ मटेरियल है सरफेसेस बनाने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब डिस्कस करना था हमें इस चैप्टर में। थैंक यू।